अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा जी, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बड़ा ही आसान चैप्टर है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग बेटा एक काम करें, कॉपी और पेंसिल उठाकर बैठ जाएं, टीवी को बंद कर दें, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बंद कर दें। तो आइए ज़रा आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और बेटा चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ा जाता है? रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर बात की जाती है कि कोई रिएक्शन कितना तेज़ काम कर रहा है या कोई रिएक्शन कितना तेज़ चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके रेट को यानी उसकी स्पीड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं। बेटा रिएक्शन काइनेटिक्स है, इट इज़ दी ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अगर मैं सही तरह से बोलूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री दैट स्टडीज हाउ फास्ट अ केमिकल रिएक्शन अकर्स। ये हमें बताता है कि एक रिएक्शन कितना तेज चल रहा है एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट इट्स स्पीड, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्पीड पर अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो और ज़्यादा तेज़ हो रहा है या कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से उसकी स्पीड घट रही है। तो रिएक्शन काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि एक रिएक्शन कितना तेज़ जा रहा है और क्या करने से उसकी स्पीड तेज़ हो सकती है और क्या करने से उसकी स्पीड कम हो सकती है। बढ़िया समझ आया कि नहीं? इस पूरे चैप्टर में हमने यही बात करनी है रिएक्शन काइनेटिक्स की। अच्छा जरा बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बेटा कुछ हमारे पास रिएक्शन होते हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि NaCl आप सबको बता के घर पे इस्तेमाल होने वाला नमक है, और दूसरा बेटा हमारे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, अर्जेंटियम नाइट्रेट। ये दोनों बेटा हमारे पास सॉल्ट्स हैं और ये दोनों के दोनों आयोनिक कंपाउंड हैं। आयोनिक कंपाउंड का बेटा मतलब होता है कि इनके ऊपर प्लस माइनस के चार्ज होते हैं। अगर आप इन दोनों को पानी में मिलाओगे तो बेटा जी यहाँ से Na प्लस इस NO3 माइनस के साथ चिपक जाएगा तो बनेगा NaNO3, और दूसरा बेटा बनेगा AgCl, क्योंकि ये प्लस माइनस वाले हैं ना तो ये AgCl। अब ये बेटा हमारे पास जो रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन इतना तेज़ हुआ 10 की पावर -6 सेकंड में, यानी इतना तेज़ के पलक झपकने में हो गया। मतलब केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन बड़े तेज़ होते हैं। अब ये रिएक्शन इतना तेज़ क्यों है बेटा? इस वजह से क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस वाले आयन्स हैं और प्लस माइनस वाले तो एक दूसरे के पास आना ही चाहेंगे। तो इसका मतलब ये है केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो बड़े ही तेज़ होते हैं। इतने तेज़ रिएक्शन कि हम इनको लैब के अंदर स्टडी नहीं कर सकते हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ जान नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ बन जाए आगे जाके कि मतलब आने वाले ज़माने में तो फिर हम उसके बारे में, अभी फ़िलहाल कुछ है तो अभी फ़िलहाल हम केमिस्ट्री में इन रिएक्शंस को नहीं स्टडी कर सकते हैं या बढ़िया स्टडी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। अच्छा, कुछ रिएक्शंस हमारे पास बहुत स्लो होते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि लोहे को जंग लगना। अब लोहे को जंग एक ही दिन में थोड़ी लग जाता है, सालों लगते हैं लोहे को जंग लगने में। तो ये रिएक्शन बहुत आहिस्ता हो रहा है। तो कुछ रिएक्शन बहुत आहिस्ता हो रहे हैं, इनको भी हम नहीं पढ़ते हैं। कुछ रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाते हैं, इनको भी हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर फेवरेट रिएक्शन कौन से रहेंगे? हमारे यहाँ पर फेवरेट रिएक्शन वो रहेंगे कि जो थोड़ा सा टाइम लगाएं, जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगाएं, कोई थोड़ा सा टाइम लगाएं कुछ रिएक्शन होने में। तो अगर किसी रिएक्शन के होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो तो फिर हम उसको स्टडी कर सकते हैं और उसी को बेटा हम पढ़ते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में। और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो ना ज़्यादा स्पीड में चले और ना ही ज़्यादा धीमे धीमे आहिस्ता से चले, बल्कि ये नॉर्मल स्पीड के साथ चले। तो ऐसे रिएक्शन जो नॉर्मल स्पीड के साथ चलते हों उन्हीं रिएक्शन को हम पढ़ते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में। जैसे कि हमारे पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में चिपकना। अब जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में चिपकते हैं तो अमोनिया बनता है। आप समझो भाई, पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, इसके भी बॉन्ड्स टूट रहे हैं, यहाँ पर नए बॉन्ड बन रहे होंगे, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो ये रिएक्शन थोड़ा मॉडरेट स्पीड में चलेगा, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेगा। तो इसी रिएक्शन को हम पढ़ सकते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा फिजिबल है। तो बेसिकली अभी हमें बात समझ आ गई कि रिएक्शन काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो हमें ये बताती है कि रिएक्शन कितना तेज़ चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्पीड को अफेक्ट कर रहे हैं। और केमिस्ट्री में 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, बहुत तेज़ चलने वाले, बहुत धीमे चलने वाले और नॉर्मल चलने वाले। हमारे फेवरेट कौन से रिएक्शन होंगे? नॉर्मल स्पीड में चलने वाले। क्लियर है? अब जरा बात करते हैं कुलियन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कुलियन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट बेटा हमें क्या समझाती है? ये हमें समझाती है कि जो रिएक्शन है वो किस तरह से होता है। ये हमें बात करती है इफेक्टिव कोलियंस के बारे में। अब ये इफेक्टिव कोलियंस क्या होती हैं इसको जरा देखें। अच्छा, मान लीजिए कि बेटा हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 पार्टिकल्स हैं। अगर ये दोनों पार्टिकल्स आपस में टकराएं तो क्या ख्याल है, रिएक्शन हो जाएगा?
हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन हमारी बुक वाला कहता है कि इफेक्टिव कोलिजन क्या है, वो जरा बात करते हैं। मान लीजिए कि दो पार्टिकल्स अगर आपस में टकराएं मगर उनकी एनर्जी कम है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ आपस में टकरा कर बाउंस बैक हो जाएंगे। यानी ऐसे कि मान लीजिए कि दोनों आपस में टकराएं मगर बहुत धीमे से, बहुत आहिस्ता से, और इनके पास एनर्जी बहुत कम हो, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। है अगला स्टेप, अगर बेटा जी हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल जो आयंस हैं वो टकराएं हाई एनर्जी के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा जोर से आकर टकराएं, तो फिर उनके अंदर से रिएक्शन निकलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहला स्टेप हमें क्लियर आ गया, पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि जब भी एटम्स या पार्टिकल्स को आपस में टकराना है, उनको लो एनर्जी से, धीमे से, आहिस्ता से नहीं टकराना है, उनको जोर से टकराना है। सेकेंड स्टेप, बेटा मान लीजिए कि दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो आपस में ज़ोर से टकराएंगे, मगर अगर वो आपस में टकराई सही तरीके से नहीं रहे, मान लीजिए कि ये मार्कर उसका जो कैप है ये ऐसे टकरा रहे हैं, अब इनके पास एनर्जी तो ज़्यादा है मगर टकरा सही से नहीं रहे हैं। हाँ, अगर ये ऐसे टकराएं मतलब करेक्ट डायरेक्शन के साथ और ज़ोर से आकर टकराएं ज़ोर से, तो फिर डेफिनेटली हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा या मार्कर बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है करेक्ट ओरिएंटेशन यानी करेक्ट डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो जाए तो रिएक्शन को होने के लिए उसकी दो कंडीशंस हैं, दो शर्तें हैं कि दो चीज़ें जो आपस में टकराएं, क्या उनकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? भाई ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बेटा जी जब वो आपस में टकराएं तो क्या उनकी डायरेक्शन जैसी मर्जी हो जाए या एकदम बढ़िया होनी चाहिए, एकदम करेक्ट होनी चाहिए? एकदम करेक्ट होनी चाहिए। यही है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। तो कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट हमें बताती है अ केमिकल रिएक्शन अकर्स ओनली, एक केमिकल रिएक्शन तब ही होगा व्हेन द रिएक्टेंट पार्टिकल्स, जब टकराने वाले पार्टिकल्स कोलाइड, कोलाइड का बेटा मतलब होता है टकराना, हिट, जब ये टकराते हैं विद सफिशिएंट एनर्जी, और ये एनर्जी से भरे हुए होने चाहिए, एंड करेक्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का बेटा मतलब होता है डायरेक्शन। क्लियर है? तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन हो जाए तो पार्टिकल्स को आपस में कैसे टकराना चाहिए? पार्टिकल्स को आपस में टकराना चाहिए इन द करेक्ट ओरिएंटेशन, और उनके पास एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, और ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन भी ठीक होनी चाहिए। क्लियर है? द करेक्ट एंड एनर्जेटिक कोलिजन्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। अब जब बेटा एनर्जी से भरे हुए मॉलिक्यूल्स सही डायरेक्शन में आकर टकराएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। और यही तो है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। क्लियर है? अब अगला स्टेप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए बेटा मान लीजिए कि मेरे पास दो डब्बे हैं, एक डब्बे में मेरे पास पार्टिकल्स कम हैं और दूसरे डब्बे में पार्टिकल ज़्यादा हैं। अब आपका क्या ख्याल है किस में पार्टिकल ज़्यादा टकराएंगे? आपको ये बात तो पता ही है कि पार्टिकल्स होते हैं जो गैस के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, तो अब ये पार्टिकल्स भी आपस में मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, मगर ये कम है तो इनके टकराने के चांस भी कम है। अब ये ज़्यादा सारे हैं, डब्बा पूरा बड़ा बड़ा है, तो इनके टकराने के चांस ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा वो आपस में टकराएंगे, मोर पार्टिकल्स मोर कोलिजन्स। अब जितना ज़्यादा वो आपस में टकराएंगे तो पॉसिबल है कि दो पार्टिकल्स आपस में ऐसे टकरा जाएं जिनके पास एनर्जी ज़्यादा हो, और जो एकदम करेक्ट ओरिएंटेशन में टकरा जाए तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाए। बात समझ कि नहीं? तो मोर पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोर कोलिजन। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स लोगे उतने ज़्यादा आपस में टकराएंगे, जितने ज़्यादा वो आपस में टकराएंगे तो उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ निकल आएंगी कि उनके पास एनर्जी ज़्यादा हो और उनकी ओरिएंटेशन भी ठीक हो, यानी मोर इफेक्टिव कोलिजन्स। अच्छा, उसके बाद मोर इफेक्टिव कोलिजन, और जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है हाउ मेनी कोलिजन्स हैपन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी कोलिजन्स हो रही हैं, एक सेकेंड में कितनी कोलिजन्स हो रही हैं, ये होती है फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकेंड में कितने पार्टिकल्स आपस में टकराए। मान लीजिए कि एक सेकेंड में 10 पार्टिकल्स आपस में टकराए तो यही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब हायर द फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए कि एक सेकेंड में 100 पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, या मान लीजिए कि एक सेकेंड में 1000 पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, तो जितने ज़्यादा एक सेकेंड में पार्टिकल्स टकराएंगे, हायर फ्रीक्वेंसी, उतना ज़्यादा रिएक्शन तेज होगा। ज़्यादा बात है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी ना इफेक्टिव कोलिजन होने की। पॉइंट नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। ये तो बात आपको पता लगी गई होगी कि जब भी जो पार्टिकल्स आपस में टकराएं उनके पास एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, एनर्जी से भरे हुए एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि अगर बिलफर्ज हमारे पास जो पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी ताकत ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा जोर से टकराएंगे, मोर इफेक्टिव कोलिजन्स, और जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी मोर फास्टर रिएक्शन उतना तेज़ होगा। मगर अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन को तेज़ कर दें तो क्या करें? हम उसको गर्म कर देंगे।
भाई डब्बे को गर्म करें, डब्बे को गर्म करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स गर्म होंगे, जितने ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स गर्म होंगे उतना ज़ोर ज़ोर से आपस में टकराएंगे और ज़्यादा स्पीड में भी टकराएंगे, तो इफेक्टिव कोलिजन्स होने के या रिएक्शन होने के चांस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। याद रखिएगा, इफेक्टिव कोलिजन होगी तो रिएक्शन चलेगा यानी प्रोडक्ट्स बनेगा। यहाँ तक बढ़िया समझ आया? अगर हम ये चाहते हैं हमारा रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो क्या करना चाहिए? पार्टिकल से ज़्यादा ले लो, उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए और उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अभी बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। बेटा जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? बेटा एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी होती है जो किसी रिएक्शन को करवाने के लिए चाहिए। फिर से सुन लीजिए, किसी रिएक्शन को करवाने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। बेटा किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए वही हमारे पास कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब मान लीजिए कि बेटा मैंने एक डब्बा लिया हुआ है, डब्बे में बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी है, मगर क्या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुद ही आपस में चिपक के पानी बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो क्या करना पड़ेगा? मैं इसी डब्बे के अंदर माचिस की तीली लगाऊंगा। अब जैसे बेटा मैं माचिस जलाकर फेंकूंगा ना तो आग लग जाएगी, क्योंकि याद रखिएगा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा आग पकड़ती है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग पकड़ती है। तो जैसे डब्बे के अंदर आग लगेगी तो डेफिनेटली अब होगा ये कि पानी बन जाएगा। पानी कैसे बना था वो देखिएगा। बेटा जी जैसे मैंने माचिस की तीली लगाई तो पहले तो आप जरा देखें ना, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस में दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में चिपके होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो एटम्स ऑक्सीजन के आपस में चिपकते हैं डबल बॉन्ड के साथ। अच्छा ये बेटा आप देख सकते हैं मेरे पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब क्या होगा? अब ये रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स उन चीज़ों को बोलते हैं कि जो आपस में रिएक्शन करते हैं। तो जैसे बेटा ये सब आपस में टकराएंगे तो होगा ये कि धीमे धीमे करके इनके पुराने बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन के पुराने बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पुराने बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे और हाइड्रोजन के पुराने बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे। यानी ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाले बॉन्ड्स भी टूट रहे हैं और ये वाले बॉन्ड्स भी टूट रहे हैं। अगला स्टेप, अब बेटा जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ये वाला बॉन्ड धीमे धीमे करके बनना शुरू हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी धीमे धीमे करके बनना शुरू हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी धीमे धीमे करके बनना शुरू हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी धीमे धीमे करके बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या? जब दो एनर्जी से भरे हुए मॉलिक्यूल्स आपस में आकर जोर से टकराए, आपको याद है ना उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए और उनकी ओरिएंटेशन, उनकी डायरेक्शन भी ठीक ठाक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो जब दो एनर्जी से बड़े हुए मॉलिक्यूल जोर से आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से होता यह है कि उनके पुराने बॉन्ड्स धीमे धीमे करके टूटना शुरू हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स धीमे धीमे करके बनना शुरू हो जाते हैं। जरा देखिएगा, ये मेरे पास है रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स जैसे जोर से आपस में टकराएंगे, रिएक्टेंट्स के आपस में टकराने से उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, हाई एनर्जी स्टेट। अच्छा ये जो हाई एनर्जी स्टेट है ना, ये इसी स्टेट को हम बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हों और नए बॉन्ड्स बन रहे हों। मगर दिल ही दिल में तुम्हें ये बात पता है कि हमारे सिलेबस में ट्रांजिशन स्टेट की जगह वर्ड यूज़ किया गया हाई एनर्जी स्टेट। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया? जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो पुराने बॉन्ड्स टूटना शुरू, नए बॉन्ड्स बनना शुरू और जो उसकी एनर्जी है वो एकदम ऊपर चली जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अब जो ग्राफ है वो धीमे धीमे करके ऊपर चला जाएगा। आपने देखा ना बेटा, हमने यहाँ पर वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी ली हुई है, तो अब धीमे धीमे करके ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब एनर्जी ज़्यादा हो रही। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा? ये जो हमारे पास पुराने सारे बॉन्ड्स हैं ये टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स बन जाएंगे। ये दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएंगे कुछ ऐसे H2O और ये बेटा हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ देखिएगा, ये जो हाई एनर्जी स्टेट बनी है अब धीमे धीमे करके एनर्जी कम हो रही है और ये प्रोडक्ट्स बन गए। लेकिन अगर तुमने गौर से देखा हो तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है और हाई एनर्जी स्टेट यानी ट्रांजिशन स्टेट उसकी एनर्जी और ज़्यादा हो गई। लेकिन उसके बाद जब वो नीचे आई है तो वो तो रिएक्टेंट से भी ज़्यादा नीचे निकल गया। रिएक्टेंट से ज़्यादा नीचे जाने का मतलब ये प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से ज़्यादा नीचे चले गए, मतलब उनकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम हो गई। अब सवाल ये है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा एनर्जी वाली या कम एनर्जी वाली? ऑफकोर्स कम एनर्जी वाली। अभी मान लो कि तुम्हारे अंदर एनर्जी कम है तो तुम एक जगह बैठे हो, मैं कह रहा हूँ बेटा तुम पढ़ लो, तुम हिल ही नहीं थे, तुम कह रहे हो सर आज नहीं हम पढ़ सकते, बहुत थके हुए हैं।
तो अगर तुम्हारी एनर्जी कम है, तुम एक जगह सुकून से बैठे हुए हो, लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा हो तो क्या करोगे? कभी उसको टक्कर मारोगे, कभी उसको तंग करोगे, कभी चीखे मारते मारते अकेडमी से बाहर भाग दोगे क्या करोगे? तो इसका मतलब ये एनर्जी ज़्यादा होगी तो तुम भी अनस्टेबल हो, भागते फिरोगे इधर उधर। तो सेम केस यहाँ पर है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में टकराते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा, और जब वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी एनर्जी और भी कम हो जाती है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा बढ़िया स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर है? तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा थी, उनके टकराने से हाई एनर्जी स्टेट बनी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट से जब प्रोडक्ट्स बने तो उनकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज़्यादा कम हो गई। अब चूंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी बहुत 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 कम हो गई तो वो बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल भी हो गए। क्लियर है? तो अभी तक हमें बात समझ आ गई कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब जरा इस पॉइंट्स की फॉर्म में जरा इसको देखें। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मूव फास्ट। हमें ये बात पता है कि जब भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर एनर्जी होगी, और वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तुमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब चूंकि पार्टिकल्स आपस में जोर जोर से टकरा रहे हैं, मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी तो है, तभी तो टकरा रहे हैं, तभी तो मूव कर रहे हैं। दे कोलाइड एंड स्लो डाउन। अब यहाँ पर एक बड़ी टेक्निकल बात है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो वो स्लो क्यों हो जाते हैं? तो उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है। मान लीजिए कि दो एटम्स एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। अब दोनों एटम्स जब एक दूसरे के पास पास आएंगे तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जब दो एटम्स एक दूसरे के पास पास आएंगे, इसके वाले इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन नहीं करेंगे, नेगेटिव रिपल्शन करेगा, तो इसलिए धीमे धीमे करके स्लो भी हो जाएंगे। तो ये बात याद रखेगा। दे कोलाइड, जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, एंड स्लो डाउन, तो वो स्लो भी हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी चीज में छुपी हुई एनर्जी, किसी चीज में स्टोर्ड एनर्जी। जिस तरह आप सबने इलास्टिक देखा होगा या रबड़ बैंड देखा होगा। अगर मान लीजिए मैं इलास्टिक ऐसे खींच के आपके मुंह के सामने लेकर आऊँ तो आप क्या बोलोगे? सर इसको पीछे करने, सर ये ज़रा मुंह में लग सकता है, क्योंकि आप सबको ये बात पता है कि इसके अंदर एनर्जी जमा है। तो अगर किसी चीज़ में एनर्जी जमा हो तो उसको बेटा जी हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया कि जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आकर टकराएंगे तो उनके अंदर डेफिनेटली कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब जब बेटा वो एक दूसरे के पास पास आएंगे तो वो स्लो होने लग पड़ेंगे, और जैसे ही वो धीमे धीमे करके स्लो होंगे तो उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है डेफिनेटली वो कम हो गई, क्योंकि वो स्लो हो रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है, यानी उनके अंदर एनर्जी जमा हो रही है। अब इसको एक बढ़िया एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बेटा हमारे पास एक कार है। अब ये कार इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाह रही है, तो डेफिनेटली कार पीछे से भागती हुई आएगी। अब कार जब पीछे से भागती हुई आएगी मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जब कार भागती हुई मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ पर चढ़ना शुरू होगी तो क्या उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये तो हमने पढ़ा कि जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो धीमे धीमे करके उनकी स्पीड कम हो जाती है। अगला स्टेप, अब जब बेटा हमारे पास गाड़ी टॉप पर पहुंच जाएगी तो उसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी अब उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर अब उसके सामने कोई आया, जब वो नीचे उतर रही होगी तो पिचक के निकल जाएगी आगे तो यही है। मॉलिक्यूल्स कम वेरी क्लोज, मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो जो कार की भागने वाली एनर्जी थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये मैंने लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। फिर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ये जो टॉप पर है ये ट्रांजिशन स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट है। अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि जब भी दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो पहुंच जाते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट थी, याद है ना, जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूट रहे थे, नए बॉन्ड्स बन रहे थे। अगला स्टेप, प्रोडक्ट्स फॉर्म एंड एनर्जी इज रिलीज। अब ये एनर्जी रिलीज क्यों हुई? क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम है। अब चूंकि प्रोडक्ट्स जो बने हैं उनकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम है तो कुछ एनर्जी बाहर आ जाएगी। तो अभी हमने क्या समझा, जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, लेकिन याद रहे कि वो एनर्जी से भरे हुए होने चाहिए और करेक्ट ओरिएंटेशन यानी उनकी डायरेक्शन भी ठीक होनी चाहिए। जब दो एनर्जी से भरे हुए मॉलिक्यूल्स आपस में जोर से टकराएंगे तो उनके टकराने से धीमे धीमे करके पुराने बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे, नए बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे और उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, उसके बाद धीमे धीमे करके वो फिर बेटा जी नीचे आने लगेंगे, यानी उनकी एनर्जी कम होने लगेगी और कम होते 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 वो रिएक्टेंट से भी नीचे चले जाएंगे। तो जन्म हो जाएगा प्रोडक्ट्स का, और प्रोडक्ट्स याद रहे कि रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अभी थोड़ा फील हुआ है? तो अभी तक हमने समझ लिया या आज हमने समझा कि कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट क्या होती है और इफेक्टिव कोलिजन्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। हमने समझ लिया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा कर दो, उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा कर दो और उनके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा भर दो और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा करो या कम करो?
कम करो, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दो।